हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है गजेंद्र राजपूत और स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कंसेप्चुअल लर्निंग में। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये व्यूअर्स चॉइस वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था व्यूअर्स चॉइस पे, डायबिटीज़ मेलाइटिस पे, और अभी मैं ये फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स पे बनाने जा रहा हूँ। इसमें और भी वीडियोज आएगी अभी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कोई टॉपिक है जिसको जो आपको समझ में नहीं आया और उस पर वीडियो में बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट करने से पहले पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, वैसे तो सबको पता ही है कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड आपका क्या है? फ्लूइड आपका है, क्या होता है? वाटर, या फिर हम बोले H2O, एक ही बात है। तो 60% ऑफ बॉडी वेट जो है ह्यूमन बॉडी में, 60% ऑफ वेट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू फ्लूइड। मतलब अगर 100 kg का एक बंदा है तो उसमें से 60% जो उसका वेट है वो उसके फ्लूइड की वजह से है। तो एक ह्यूमन बॉडी में ये 60% है। अच्छा, ये 60% किसका है? ये मेल एडल्ट का है, ठीक है। यही 55% जो है वो आपका किस में होता है? फीमेल एडल्ट में, ठीक है। और इतना ही होता है आपका जो एल्डरली पीपल होते हैं, हमारे बूढ़े बड़े बुजुर्ग, उनमें भी कुछ इतना ही होता है जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं। लेकिन 80% जो है वो चाइल्ड में होता है। मतलब चाइल्ड का 80% वेट उनके फ्लूइड की वजह से होता है, ठीक है। तो अब एक नॉर्मल अडल्ट की हम बात करेंगे तो नॉर्मल अडल्ट में करीब 40 लीटर्स तक आपका फ्लूइड होता है। ये 40 लीटर्स फ्लूइड आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी में। कौन कौन से हैं? दो हैं, एक तो ICF दैट इज इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और एक है आपका ECF दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब ये ECF जो है वो हमारे इस 40 लीटर का 22% होता है, या फिर हम इसको 1/3 पार्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इसका 40 लीटर्स का 1/3 पार्ट निकालेंगे तो ये करीब 15 लीटर आएगा। और ये जो ECF होता है ये आपका 38% होता है, या फिर हम बोले कि ये 2/3 भाग होता है। तो 38% अगर निकालेंगे ये 40 लीटर्स का तो ये आएगा आपका कुछ 25 लीटर्स। ये 25 लीटर फ्लूइड आपका होता है इनसाइड दी सेल्स, क्योंकि ये इंट्रा सेल्यूलर है, आपको नाम से ही पता चल रहा है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये इनसाइड दी सेल होता है। और ये जो 15 लीटर जो है ये आपका होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये सब सेलों के बीच में ये जो जगह है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और इसमें जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये इसका अमाउंट कितना होता है? ये 15 लीटर का कम से कम 80% जो होता है वो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। बाकी का रिमेनिंग जो 20% है वो आपका होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा 22%। अभी अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा हमारे यहाँ पे होता है, ब्लड में होता है। तो ब्लड में से अगर हम RBC, WBC और प्लेटलेट्स को अगर रिमूव कर दें, इन तीनों को अगर हम ब्लड में से निकाल दें तो उसके बाद जो बचेगा वो होता है आपका प्लाज्मा। ये प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? ये लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है, लाइट येलो कलर का होता है। और इस ये प्लाज्मा का 92% कंटेंट जो है वो आपका वाटर है। क्या है? वाटर है। तो ये तो एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया फ्लूइड के बारे में कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ कितना कितना फ्लूइड होता है। ये नॉर्मली प्रेजेंट, ठीक है। थोड़ा हम देख लेते हैं ये फ्लूइड के बारे में, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है वो भी देख लीजिए आप।
60% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट होता है ड्यू टू वाटर, मैंने बता दिया है। 38% इंटरसेल्यूलर, 22% इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये भी मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि सब्सटेंस जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है आपके, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो सब मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस नोन एज इलेक्ट्रोड्स। ये आयंस जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो कैटायन और एक अनायंस। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि ये कैटायन और आयन आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में भी होते हैं, ये आपके इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में भी होते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट का, कौन से कैटायन का अमाउंट जो है वो कौन से फ्लूइड में ज़्यादा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो जो मोस्ट अबंडेंट कैटायन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, ECF में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो कैटायन है वो है आपका सोडियम। और सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका जो कैटायन एक्स इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में जो होता है वो है आपका पोटेशियम। वहीं अगर हम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में मोस्ट अबंडेंट अनायन की बात करें कि अनायन सबसे ज़्यादा कौन सा होता है आपके ECF में, तो वो है आपका क्लोरीन। और ICF में आपका मोस्ट अबंडेंट अनायन जो है वो आपका है फास्फोरस। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहता है। अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जो कि मेंटेन करता है इस फ्लूइड बैलेंस को, कि इंटरसेल्युलर फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड कितना है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में कितना है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन जो होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेवल होता है वो भी फिक्स होता है। तो उसको मेंटेन कौन करता है, उस मेंटेन करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो बेसिकली होम्योस्टैसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट बाय लिविंग सिस्टम इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी फंक्शन। अब ये होम्योस्टैसिस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, एक तो आपकी किडनी करती है। किडनी कैसे करेगी, मान लीजिए आपकी बॉडी में जो है वो फ्लूइड ज़्यादा है, फ्लूइड एक्सेस हो गया है जिसकी नीड नहीं है, हार्म कर रही है हमारी बॉडी को, तो किडनी आपका क्या करेगी, यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर देगी और आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो बाहर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका बॉडी में फ्लूइड डिक्रीज है, कम है, तो यूरिन आउटपुट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ताकि बॉडी का जो फ्लूइड है वो बॉडी में ही रहे, यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर ना हो जाए। उसके अलावा एक हार्मोन है जो आपने पढ़ा होगा, मैंने भी आपको पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। जब मैंने कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया पढ़ाया था, अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। उसके अलावा मैंने जब एसिड बेस पढ़ाया था, एल्डोस्टेरॉन का रिलेशनशिप विद एसिड बेस, तब भी पढ़ाया था। अगर वो भी नहीं देखा है तो वो भी जाइए और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, जाके देखिए। तो एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, ये सोडियम को और आपके वाटर को, इसको क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, रीअब्जॉर्ब करवाता है। और साथ ही में आपके पोटेशियम को और H+ आयन को जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट करवा देता है। तो अगर बॉडी में फ्लूइड की कमी है तो सोडियम को और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर बॉडी में ज़्यादा है तो आपका एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा और ये आपके एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा एक और आपने हार्मोन का नाम सुना होगा, दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये आपका जो किडनी की कलेक्टिंग डक्ट होती है उन पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर, ये ADH इस रिसेप्टर पे आके एक्ट करता है और यूरिन का जो रिलीज है, जो एक्सक्रीशन है, उसको डिक्रीज कर देता है। और इस तरीके से आपका फ्लूइड जो है वो बॉडी से लॉस नहीं होता है। तो अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी है तो ADH ज़्यादा सीक्रेट होगा, ADH ज़्यादा सीक्रेट होगा, ज़्यादा जाके वैसोप्रेसिन पे काम करेगा, ज़्यादा वैसोप्रेसिन पे काम करेगा तो फ्लूइड का लॉस ज़्यादा कम करवाएगा और आपकी बॉडी में जो है फ्लूइड वो इकट्ठा होने लगेगा। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा है तो आपका ADH का सिक्रेशन कम हो जाएगा, ADH का सिक्रेशन कम होगा तो आपका वैसोप्रेसिन रिसेप्टर पे ADH का जाके बाइंड भी कम होगा, वहाँ पे जाके एक्ट भी कम करेगा, वहाँ पे जाके एक्ट कम करेगा तो आपका फ्लूइड जो है वो रिलीज होना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाला अब कोई नहीं है। तो इस तरीके से आपका फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के जो सिस्टम है, जो हार्मोन है, वो मेंटेन करते हैं इस बॉडी के, हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो फ्लूइड बैलेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस।
चलिए अब बात करते हैं कि सेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमारे फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करती हैं। आप सबने सुना होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखाता हूँ, वो पहले स्लाइड्स आप पढ़िए ध्यान से, उसके बाद मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर प्रोसेस, occur with or without semi permeable membrane। नेक्स्ट है आपकी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स अक्रॉस अ सेमी permeable membrane from a dilute concentration to concentrated solution। Only the solvent cross the membrane। Solvent moving from higher to lower solvent concentration across the membrane। Solvent move from lower to higher solute concentration और dilute to concentrated solution। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन। सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या है आपका? डिफ्यूजन। मतलब ये एक जार लीजिए, ठीक है, ये वाटर है, इसमें फिल, इसमें भी वाटर फिल है, ये इधर कुछ ज्यादा भरा हुआ है, इधर का। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो इधर एक्स्ट्रा फ्लूइड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि इधर हायर कंसंट्रेशन है और इस तरफ लोअर कंसंट्रेशन है। इस तरफ फ्लूइड ज्यादा है और इस तरफ कम है, तो ये फ्लूइड आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये। तो ये जो प्रोसेस हुई है इस बैलेंस, इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, इस बैलेंस को बताने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ये तो हो गया डिफ्यूजन। अब इसमें एक एक्स्ट्रा बात और क्या लिखी हुई थी कि इसमें किसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये जो फ्लूइड यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, इसमें किसी तरह की एनर्जी यूज नहीं होती है, कोई एटीपी यूज नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, इस फ्लूइड को इस तरफ से इस तरफ मूव करने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की भी जरूरत नहीं है। मतलब अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तब भी ये प्रोसेस हो सकती है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तब भी ये प्रोसेस हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है? बहुत सिंपल है ऑस्मोसिस भी। सबसे पहले आपको दो तीन वर्ड के मतलब समझ लेने हैं। या वैसे मैंने आपको बता दिया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। देखो वर्ड का ही खेल है सब कुछ। आपने अगर वर्ड समझ लिए ना, वर्ड पकड़ लिए, तो आपका जो है वो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। सॉल्वेंट आपका क्या है? सॉल्वेंट क्या होते हैं आपके? सॉल्वेंट मतलब वाटर, यानी कि जहां भी मैं सॉल्वेंट बोलूँ आपको समझ लेना कि वाटर की बात हो रही है, और जहां भी मैं सॉल्यूट बोलूँ वहां मतलब आप समझ लेना कि इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है। ठीक है। पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? डाइल्यूट कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। आप पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि डाइल्यूट कंसंट्रेशन और क्या होती है। ये एक जार है और ये एक जार है, इसमें पानी ज्यादा है, ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कम है। जिसमें पानी ज्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट्स कम है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड, डाइल्यूट कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं? जहां पर पानी आपका कम है और आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बहुत ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जहां पे इलेक्ट्रोलाइट कम है, पानी ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट कंसंट्रेशन सोल्यूशन। और जहां पे इलेक्ट्रोलाइट आपके ज्यादा है और वाटर आपका कम है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन।
ठीक है, तो वो पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि डाइल्यूट कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब डाइल्यूट कंसंट्रेशन से आपका फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, क्योंकि इधर वाटर का लेवल ज्यादा है। और ऑस्मोसिस हमेशा सॉल्वेंट का होता है, मतलब सिर्फ वाटर ही इसमें मूव कर सकता है, सॉल्यूट इसमें मूव नहीं कर सकता है। कोई कंफ्यूजन तो रखना ही मत, सॉल्यूट इसमें मूव नहीं करता है, सिर्फ वाटर मूव करता है, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है। तो ये वही बोल रहा है कि एक डाइल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि इस वाले से, क्योंकि इसमें वाटर ज्यादा है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन है वाटर की, तो यहां से आपका फ्लूइड निकल के इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है, देखिए घुमा फिरा के ये बोलेगा एक ही बात। तीसरा पॉइंट देखिए कि सॉल्वेंट मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। अभी इधर आपका ये इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, कम है, और इधर आपके इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, मतलब इधर सॉल्यूट ज्यादा है। क्या है, और इधर आपका सॉल्यूट कम है, तो इधर वाटर ज्यादा है, तो आपके सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। तब वो तीसरे में यही बोल रहा है कि फ्रॉम हायर टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, इधर जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वहां से आपका वाटर मूव करके उस तरफ चला जाएगा जिस तरफ आपका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। तो इस तरफ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, क्यों, क्योंकि इस तरफ सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा नहीं है, तो सॉल्वेंट आपका इस तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि सॉल्वेंट मूव, यानी कि वाटर मूव फ्रॉम लोअर टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट कंसंट्रेशन जिस तरफ लो होगा, वहां से आपका सॉल्वेंट मूव होके जिधर सॉल्यूट ज्यादा है उस तरफ चला जाएगा। देखिए कैसे, इधर सॉल्यूट आपका कम है, ये कहां पे ये इधर आपका सॉल्यूट कम है और इधर आपका सॉल्वेंट कम है। ठीक है, चलिए आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, दूसरा करके बता देता हूँ। इस तरफ क्या है, आपका सॉल्वेंट तो ज्यादा है और सॉल्यूट आपका क्या है, कम है। इस तरफ क्या है, आपका सॉल्वेंट तो कम है और सॉल्यूट आपका ज्यादा है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम लोअर टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब जिस तरफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आपका लोअर होगा, यानी कि किस तरफ लोअर है, इस तरफ लोअर है, तो इस तरफ से फ्लूइड आपका उस तरफ चला जाएगा जिस तरफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन की तरफ, इस तरफ ज्यादा है, तो आपका वाटर यानी कि सॉल्वेंट आपका मूव कर लेगा आपका इस तरफ से उस तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये था आपका पूरा ऑस्मोसिस। इसको आप एक दो बार फिर इसको रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब अगर हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का एक एग्जांपल देख के समझे इसको, तो बहुत आसान और हो जाएगा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का एक सिंपल एग्जांपल है। आप पहले मैं डिफ्यूजन का बताता हूँ। आप अपने रूम के किसी एक कॉर्नर में जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपके पूरे रूम में वो परफ्यूम का स्मेल जो है वो सब जगह आने लगता है। ये कैसे हुआ, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से हुआ। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करा, तो वहां पे उस परफ्यूम के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू कि बाकी आपके रूम्स के जो कॉर्नर्स हैं या बाकी जो पोर्शन है जहाँ पे आपने स्प्रे नहीं किया है, वहां पे कम है कंसंट्रेशन, और जहां आपने स्प्रे किया वहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे डिफ्यूजन में। दूसरा, डिफ्यूजन में क्या होता है कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों मूव कर सकते हैं, दोनों फ्रीली मूव कर सकते हैं। जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉरी ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये आपके सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर सकता है, सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के एग्जांपल की। तो ऑस्मोसिस का एग्जांपल एक सिंपल है। एक फ्रेश वाटर लीजिए आप, उसमें आप आरबीसी डालिए, तो जो आरबीसी की जो सेल वॉल है वो आपका वर्क करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आरबीसी के अंदर वाटर कम है और बाहर जो है वो वाटर ज्यादा है, जिस वाटर में आपने आरबीसी को रखा है वो ज्यादा है। तो हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कहाँ पर है, उस वाटर में है कंपेयर टू आरबीसी। तो वाटर जो है वो मूव करेगा आपके आरबीसी के अंदर। ये क्या है आपका
ऑस्मोसिस से। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, वो है फिल्ट्रेशन। ये इजी है। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जिस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, जिस कंपार्टमेंट में प्रेशर ज़्यादा होगा, उस तरफ से आपका फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा लोअर प्रेशर की तरफ। जैसे आपका किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वो आपका सेम है, वो इसी बेसिस पे आपका काम करता है। जिससे प्रेशर ज़्यादा होता है वहां से फ्लूइड आपका दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अब है आपका ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एडिमा पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको समझना ही चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को थोड़ा कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या है, ये डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन, इन सब पे डिपेंड करता है। जबकि आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट यानी कि आपके वाटर पे डिपेंड करता है। 90% कोलोइडल प्रेशर। कोलोइडल प्रेशर मतलब जैसे आपका जो एल्ब्यूमिन है, स्टार्क है, ग्लूकोज है, मैनिटोल है, ग्लोबुलिन, ये सारे आपके क्या है, कोलोइड। आपने पढ़ा भी होगा ना फ्लूइड, कोलोइडल, क्रिस्टलोइडल। तो वो क्या होता है, कोलोइडल में आपका कौन सा आता है, जो कि एल्बुमिन, स्टार्च, ग्लूकोज वगैरह जो है वो आपके किस में आते हैं, ये कोलोइडल में आते हैं। तो 90% ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कौन बनाता है, आपका एल्ब्यूमिन, स्टार्च, ग्लूकोज, मैनिटोल, ग्लोबुलिन, ये सब बनाते हैं। उसमें से भी मेन आपका एल्ब्यूमिन बनाता है। और 10% जो क्रिस्टलोइड प्रेशर है, जिसमें आपके इलेक्ट्रोड्स आते हैं, वो आपका बनाता है 10% ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका काम क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का, कि ये वाटर को अपनी तरफ पकड़ के रखता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। मान लीजिए ये कोई सेल है और इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या करेगा कि इसमें जितने भी वाटर होगा या आसपास का जो भी वाटर होगा उसको इसके अंदर खींच लेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ज़्यादा है तो आसपास में जितना भी फ्लूइड होगा उन सबको ये अपने पास खींच लेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, ये आपके वाटर को होल्ड करता है। ठीक है। अभी आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये क्या है, ये आपका जो वाटर कंटेंट है, वो वाटर कंटेंट का कितना प्रेशर लगता है उसके हिसाब से इसका प्रेशर जो है वो बनता है। ठीक है। इनकी वैल्यूज की बात करें तो आपका जो ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो आपका आर्टीरियल और वेनस एंड पे सेम होता है 25 mm ऑफ एसजी, जबकि आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 35 mmg आपके आर्टीरियल एंड पे होता है और 15 mmg ऑफ वेनस एंड पे होता है। ये प्रेशर का ज़्यादा होना और कम होना भी एक लॉजिक क्रिएट करता है। वो लॉजिक क्या है वो आपको जब एडी में पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि ये लेवल में डिफरेंस क्यों है, क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों एंड पे, आर्टीरियल और वेनस एंड पे सेम है, और जबकि हाइड्रोटिक प्रेशर जो है वो आर्टीरियल एंड पे ज़्यादा है और वेनस एंड पे आपका कम है। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बता देता हूँ। जब भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो वाटर को अपनी तरफ जो है वो खींचेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी आपका ज़्यादा होगा तो वो आपके वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का काम है। जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या काम है कि जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो अपने से फ्लूइड को जो है वो दूर करेगा, उसको एक्सपेल करेगा, उसको होल्ड नहीं करेगा, उसको रिलीज कर देगा। तो ये आपका एक जनरल, आपको एकदम इजी वे में आपको मैं बता दिया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो आपके फ्लूइड को अपने से दूर करेगा, उसको दूर भेजेगा। ठीक है, पुश करेगा उसको बाहर की तरफ। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका फ्लूइड जो है उसको रिटेन करेगा, अपनी तरफ होल्ड करेगा, आसपास के फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा एडिमा फॉर्मेशन के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस किस टाइप के आपके फ्लूइड्स हैं जो हम क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज करते हैं। तो आपका एक फ्लूइड होता है आइसोटोनिक फ्लूइड। ये आइसोटोनिक फ्लूइड जो है इसका जो ऑस्मोलैलिटी है वो नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के बहुत ही नियर होती है, जो कि 239 टू 376 मिलीमोल पर केजी होता है। ह्यूमन बॉडी के जो ऑस्मोलैलिटी होती है फ्लूइड की उसके काफ़ी नियर होती है। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो NaCl 5% डेक्स, 0.225% NS with 5% डेक्स, NS4/5% प्लस 5% डेक्स। ये सारे आपके सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशंस में आते हैं। कहाँ पे इसका यूज होता है, जब भी आपकी बॉडी में हाइपोवोलीमिया होता है उस कंडीशन में हम आइसोटोनिक फ्लूइड दे सकते हैं, NaCl दे सकते हैं। आइसोटोनिक आपका डिहाइड्रेशन में ये दे सकते हैं। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन वो डिहाइड्रेशन है जिसमें आपका वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस सेम अमाउंट में होता है। उस कंडीशन में हम आप जो है वो आपको आइसोटोनिक फ्लूइड जो है वो देते हैं। नेक्स्ट जो आपका फ्लूइड है वो है आपका
हाइपोटोनिक फ्लूइड। इसमें ऑस्मोलैलिटी जो है वो आपकी लो होती है आपके बॉडी फ्लूइड से। इसके उदाहरण कौन से थे? 0.45% NS या N/2 जिसको हम बोलते हैं, 0.225% NS या N/4 जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, कौन से फ्लूइड आपको हाइपोटोनिक है, कौन से आइसोटोनिक है, कैसे पता चलेगा? आपका NS 0.9% जो है वो आपका आइसोटोनिक है। इससे नीचे वाले सारे आपके जो है वो हाइपोटोनिक में आएंगे, जैसे कि 0.45%, 0.225%, जिसको हम N/2 और N/4 बोलते हैं। ये सारे आपके क्या है? ये आइसोटोनिक सॉरी हाइपोटोनिक फ्लूइड्स है। मतलब ऊपर जो स्लाइड में लिखा है 0.225% NS प्लस 5% डेक्सट्रोज, तो ये दोनों को मिला के वो आपका आइसोटोनिक हो गया है। और जो NS/4 है उसमें भी मैंने 5% डेक्सट्रोज अगर हम मिलाते हैं तो वो आइसोटोनिक हो जाता है। लेकिन अगर उनको अलग अलग पड़े 0.45% और 0.225%, तो फिर ये आपके क्या है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। और ये हम हाइपरटोनिक जो डिहाइड्रेशन होता है उस कंडीशन में दे सकते हैं। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन आपका वो डिहाइड्रेशन है जिसमें वाटर लॉस आपका ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोलाइट के लॉस से। मतलब आपका वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम लॉस होंगे। तो उस कंडीशन में हम हाइपोटोनिक फ्लूइड देंगे, मतलब ऐसा फ्लूइड देंगे जिसमें वाटर तो ज़्यादा हो लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कम हो। क्योंकि हाइपरटोनिक में आपका क्या हो रहा है कि आपका वाटर ज़्यादा लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस नहीं हो रहे हैं। तो हमें फ्लूइड भी वैसा ही देना है जिसमें आपका वाटर जो है वो पूरा हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमारे पास कुछ कुछ अमाउंट में बॉडी में है ही, और कुछ अमाउंट जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में आप हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हैं। याद रखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में आपको हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है वो देना होता है। ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा वैसे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, और जिसमें ये हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन वगैरह सब कुछ पढ़ाऊंगा, और फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस भी पढ़ाऊंगा जिसमें हाइपरटोनिक हाइड्रेशन वगैरह जो होता है वो सब भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। थर्ड जो फ्लूइड है वो है आपका हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक में क्या था? इसकी ऑस्मोलैलिटी आपके हमारे प्लाज्मा से जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि 5% डेक्सट्रोज अगर हम 0.9% NS में मिक्स करें तो वो आपका क्या है? हाइपरटोनिक फ्लूइड है। 10%, 25%, 50% डेक्स, ये सब क्या है? आपके हाइपरटोनिक फ्लूइड है। जैसे TPN है, मैनिटॉल है। 5% डेक्स अगर RL में हम डाल रहे हैं तो ये सब क्या आपका हाइपरटोनिक है। जैसे 3% NS है, वो भी आपका क्या है? हाइपरटोनिक फ्लूइड है। तो हाइपरटोनिक फ्लूइड हम किस में देंगे? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में देंगे। मतलब वो डिहाइड्रेशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज्यादा हो जाता है और फ्लूइड का लॉस कम होता है, उस कंडीशन में हम हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे। हाइपरटोनिक फ्लूइड में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा होते हैं और आपके फ्लूइड जो है वो कम होता है। तो क्योंकि हाइपोटोनिक फ्लूइड डिहाइड्रेशन में आपका इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज्यादा होता है, तो हम ऐसा ही फ्लूइड देंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा किसमें होता है? आपका हाइपरटोनिक में होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। और कमेंट करके प्लीज़ बताएं आपको कैसा लगा है, और कोई टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।